हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में हम लोग सेल डिवीज़न यूनिट के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इससे पहले 39 क्वेश्चन इससे पहले की क्लास में डिस्कस हो चुके थे। आज आगे के देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं चारों ऑप्शन डील किए जाएंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ सुपर ट्रिक्स भी साथ में बताएंगे। तो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 40। Given below is the representation of a certain event at a particular stage of a type of cell division. Which is the stage? कुछ क्रोमोसोम नीचे बनाए हुए हैं। इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेज को प्रदर्शित करते हैं। एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आप लोग देखिए, इसमें ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे पे ओवरलैप किए हुए हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिससे कि इसमें देखिए, मान लो अगर इसको कलर कर दिया जाए, ये जो क्रोमोसोम है ये कैसा है, ब्लू कलर का, और दूसरा जो इस साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला, ये मान लो ब्लैक कलर का था। ये तो कैसा है, ब्लैक कलर का। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, जो इसका ब्लैक वाले का सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज हो जाएगा, किस में चला जाएगा, ब्लू वाले में, और ब्लू वाले का ब्लैक वाले में। तो इसी से रिकॉम्बिनेशन होते हैं, और इसमें क्या होता है, पुनर्युग फॉर्मेशन होता है, जिससे आगे की पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ब्लैक वाले में आ जाएगा ब्लू का थोड़ा सा पार्ट क्रॉसिंग ओवर के बाद, और जो ब्लू था उसका पार्ट में ब्लैक आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसमें से देखना कौन सी स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आप लोग इससे पहले की क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकेटिन स्टेज में होता है। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इधर ब्राइटली देख लेते हैं, जैसे कि मियोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें क्या होता है, इसमें एक होगा यम फेज और दूसरा होगा इंटरफेज। तो जो यम फेज है और इंटरफेज, यम फेज में 3 प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली होती है प्रोफेज फर्स्ट, और आगे कौन सी होगी फिर? मेटाफेज फर्स्ट। इसके बाद में आएगा एनाफेज फर्स्ट, फिर लास्ट में टीलोफेज फर्स्ट। इसका जो प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइड होता है किसमें? लेप्टोटीन। पहली अवस्था है इसकी लेप्टोटीन। फिर इसके बाद में आता है जाइगोटीन। फिर नंबर 3 पे है पैकेटीन, और लास्ट में क्या आता है? डिप्लोटीन। और इसके बाद में आता है डाइकाइनेसिस। क्या आता है? डाइकाइनेसिस में। तो इस तरह से देखो, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें आ रहा है पैकेटिन 3rd नंबर पे। तो इसी पैकेटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इस क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेज आपको चूज करना है, किस स्टेज में ये जो प्रदर्शित किया गया है किस स्टेज में होता है। तो पहला है प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस। तो यही राइट आंसर है। राइट आंसर कैसे है? क्योंकि मियोसिस के दौरान जो प्रोफेज फर्स्ट है उसी में तो हो रहा है। ये मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है इसी में आ रहा है पैकेटिन। तो इसका मतलब पैकेटिन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
और सेकंड ऑप्शन देखें तो प्रोफेज सेकंड में किसी भी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है और सिंपल प्रोफेज सेकंड होता है। इसमें कोई और जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट में 4 क्लासें 4-5 जगह डिवाइड किया गया उस तरह से डिवाइड नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और ER और गोल्जी बॉडी ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं। अगला है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो है तो माइटोसिस में विभिन्नताएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, केवल मियोसिस में होती हैं। तो ये तो बात ही गलत है, इसके प्रोफेज में भी कोई बंटवारा नहीं होता है। देखो प्रोफेज जो माइटोसिस का प्रोफेज और मियोसिस का प्रोफेज सेकंड ये सेम होते हैं, लेकिन जो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट है ये डिफरेंट होता है। अगर मियोसिस का प्रोफेज सेकंड देखा जाए और माइटोसिस का प्रोफेज तो ये एकदम इक्वल ही होते हैं, जितने इवेंट इसमें होते हैं उतने ही वैसे ही सेम इसमें होते हैं। फिर बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज में तो मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं और फिर स्पिंडल फाइबर के थ्रू बाइंड होते हैं और मूवमेंट करते हैं अपोजिट ध्रुव की ओर। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। इन माइटोसिस द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम से रिक्वायर। माइटोसिस में क्रोमोसोम की गति होती है, किसके कारण होती है? पहला प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, नहीं ये तो सेंट्रोमियर तो टॉप पे होते हैं। फिर अगला है प्लाज्मा लेमा। देखो प्लाज्मा लेमा जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की आउटर कवरिंग है। तो प्लाज्मा लेमा के कारण देखो इसका मूवमेंट से कोई खास रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये सेल है इसके ऊपर है प्लाज्मा लेमा और ये सब किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो कहाँ प्लाज्मा लेमा है और कहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर अगला है स्पिंडल फाइबर, ये एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर ही रिक्वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि यही क्रोमोसोम से बाइंड करते हैं। इस तरह समझिए आप, ये क्रोमोसोम है और इस तरह से जब स्पिंडल फाइबर इस पर जुड़ेंगे आके, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे, सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे, इस पर काइनेटोकोर लगे होते हैं, इस काइनेटोकोर से बाइंड करेंगे तब ये अपोजिट पोल में, और इधर से भी एक बाइंड करेगा ना सेंट्रोल से, इस तरह से। फिर ये अपोजिट, ये अपनी अपनी ओर को खींचेंगे इस तरह से। तो मूवमेंट जो क्रोमोसोम में आती है वो किसके कारण आती है? ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, क्या है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तंत्र। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स तो बेस पेयर हैं डीएनए के, डीएनए बना होता है इनसे मिलकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है पूछ रहा है, डीएनए का द्विगुणन। और द रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स अक्कर ड्यूरिंग, ये कब होता है? तो अगर देखा जाए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो इसमें क्या होता है? बात हो रही है माइटोसिस की। किसकी? माइटोसिस की हो या मियोसिस की? अगर माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है यम फेज, दूसरा है इंटरफेज। अब यम फेज में क्या होता है? यम फेज में प्रोफेज आता है, प्रोफेज, और मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड लास्ट होता है टीलोफेज। और जो इंटरफेज है, इंटरफेज में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है G1 एंड उसके बाद में सेकंड है यस फेज और तीसरा होता है G2 फेज। तो जो G1 यस और G2 है, यस फेज जो है, यस फेज, इसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन होता है, इसी में सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको यस फेज कहते हैं। यस मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस, ये संश्लेषण फेज है। तो ये किस में आ रहा है? इंटरफेज में आ रहा है, इंटरफेज में। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर ऑप्शन है ये तो वही करेक्ट हो जाएगा। पहला है प्रोफेज, तो ये तो यम फेज का है। मेटाफेज, एनाफेज, ये तीनों कहाँ आ रहे हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब यम फेज में आ रहे हैं। और पूछा क्या है? संश्लेषण उसका, तो ये आ रहा है इंटरफेज में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी,
इंटरफेज। तो इसका इंटरफेज राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, मियोसिस इज फाउंड एट। मियोसिस कहाँ पाया जाता है? तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। मान लो किसी सेल में 2n था, उसकी प्लॉइडी थी 2n, तो जब मियोसिस होगा इसमें क्या होगा? मियोसिस। तो मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड हो जाएगा। इसको डिप्लॉइड या द्विगुणित बोलते हैं हिंदी में, और इसको हैप्लॉइड या अगुणित बोलते हैं। तो द्विगुणित से अगुणित जाने की कहाँ ज़रूरत है? बॉडी में पूरे जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे मियोसिस पाया जाएगा। तो इसमें देखो शूट अपेक्स प्ररोह शीर्ष की बात की जा रही है। तो अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्ररोह शीर्ष उसमें जनरली माइटोटिक होता है, मियोसिस नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, फीमेल में oogenesis और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वहाँ पे क्या होता है? जो क्रोमोसोम है उनका नंबर हाफ हो जाता है। ओवम और स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस की ज़रूरत होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम्स देयर विल बी फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। कई बार क्या होता है सेल डिवीजन के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? ये जो क्रोमोसोम बने हुए हैं ना, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, बीच में इसके क्या है? सेंट्रोसोम, और ये दूसरा है सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो हैं, एक क्रोमोसोम बीच में जिसमें क्या है? एक खांच है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और ये दो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ये आपस में होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हैं, तो इसमें देखा जाए तो ये और ये दोनों होमोलोगस क्रोमेटिड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में क्या है? ये दोनों ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों अगर पूछा जाए तो ये एक दूसरे के हैं होमोलोगस, और ये एक ही पार्ट में सेंट्रोमियर के इधर का पार्ट और इधर ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम्स देयर विल बी फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, दिस इवेंट इज कॉल्ड। मतलब जो क्रोमेटिड्स हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इनका सेपरेशन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया सेल डिवीजन के दौरान, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? जो इवेंट है इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, क्योंकि जो जंक्शन था बीच में जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए थे वहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, इस घटना को। क्वेश्चन नंबर 45, इफ अ सेल हैज अ क्रोमोसोम नंबर आफ्टर फर्स्ट मियोसिस इक्वल टू 48, द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस विल बी। यदि किसी कोशिका में मियोसिस फर्स्ट पूर्ण होने पर क्रोमोसोम की संख्या 48 है, तो मियोसिस पूर्ण होने पर इनकी संख्या कितनी होगी? ऐसे समझिए, मियोसिस फर्स्ट पूरा होने के बाद, पूर्ण होने पर क्रोमोसोम थे 48। अब पूछ रहा है मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेकंड के भी बाद, मियोसिस सेकंड के भी बाद कितने होंगे? तो अच्छे से गौर करके यहाँ पे देखना, कंसंट्रेशन के साथ पूरे। जो मियोसिस फर्स्ट है, क्रोमोसोम का नंबर घटता किस में है? मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट हो चुका है, उसके बाद में बताया गया है 48 है, मतलब मियोसिस फर्स्ट में घटना था जो क्रोमोसोम का नंबर वो घट चुका है ऑलरेडी, फिर बताया गया है 38 है। और मियोसिस सेकंड में घटना बढ़ना कुछ होता ही नहीं, इसमें केवल सिंपली सेल डिवाइड करते, क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं करते, न इनका रिडक्शन होता है। जितने मियोसिस फर्स्ट पूर्ण होने के बाद थे उतने ही पूरा मियोसिस कंप्लीट होने के बाद भी रहेंगे। क्योंकि अगर ये पूछा होता क्वेश्चन कि मियोसिस पूर्ण होने के बाद नहीं, पूर्ण होने से पहले मियोसिस
मियोसिस से पहले 48 होते तो ये 24 रह जाते, कितने 24, लेकिन पूर्ण होने के बाद बताया है तो आगे जो यम सेकंड है मियोसिस सेकंड, इसमें सेम रहते हैं ज्यों कि त्यों रहते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें केवल सेल डिवाइड करती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, काइजमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, काइजमेटा का निर्माण कब होता है? तो आपको बता दें मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसी में काइजमेटा बनता है। आप लोगों को इसीलिए क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में बता दिए थे, जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है इसमें लास्ट में आ रहा है डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन ही वो अवस्था है जिसमें क्या होता है काइजमेटा का फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। और जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो इस तरह से इवेंट होते हैं अलग अलग। तो इसमें पूछा क्या गया है काइजमेटा फॉर्मेशन, तो काइजमेटा फॉर्मेशन किस में होता है? डिप्लोटीन में फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा। डिप्लोटीन वो भी किसकी? प्रोफेज फर्स्ट की, तो इसका राइट आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, मतलब युग्मकों के निर्माण के दौरान पूछा जा रहा है। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग, मतलब किस अवस्था में करेगा? तो जो रिकॉम्बिनेज है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये तब काम करता है जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? जब रिकॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेज की ज़रूरत होती है। तो रिकॉम्बिनेज क्रॉसिंग ओवर के दौरान काम करेगा। क्रॉसिंग ओवर किस फेज में आता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ये पैकेटीन स्टेज में होता है जो कि प्रोफेज फर्स्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस, निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन में विशिष्ट है तथा अर्धसूत्री विभाजन का भाग नहीं है? अब इसमें अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिहेव इंडिपेंडेंटली, इसमें देखो डिफरेंस पूछा गया है, कौन सा इवेंट है जो माइटोसिस के लिए यूनिक है, मियोसिस में नहीं मिलता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, यस, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर किसी भी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ना इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रहते हैं। अगर वो पास पास आएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो फिर माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसलिए उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं मियोसिस के अंदर, वो इंडिपेंडेंटली नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर सिस्टर क्रोमेटिड ओवरलैप कर जाते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, तो क्रोमेटिड्स जो हैं एनाफेज में, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में एनाफेज में ही क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। इस तरह से अगले जो ऑप्शन है जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड फॉर्म बाइवेलेंट, तो ये बाइवेलेंट दोनों में बनता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसओवर, समझा तो गुणसूत्र तो क्रॉसओवर करते हैं, तो ये मियोसिस की बात कही जा रही है, सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर इज, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किससे बने होते हैं, कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन
एक्टिन प्रोटीन आप लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी पढ़े होंगे, क्योंकि अभी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में है आप लोगों के, तो उसको पढ़े नहीं हो। उसमें जब पढ़ोगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आप लोग 11th में अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोगों को कि एक्टिन और मायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सब प्रोटीन्स होती हैं जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। तो वही एक्टिन जो है, ये एक्टिन के ही ये फिलामेंट बने होते हैं स्पिंडल फाइबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। माइटोसिस को 4 फेज में डिवाइड किया गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच दीज फेज अपीयर इन माइटोसिस। माइटोसिस की क्रिया जो है 4 भागों में विभक्त की गई है, बांटी गई है। उस ठीक क्रम को पहचानिए जो माइटोसिस में पाई जाती है। तो इसमें देखिए, आपको मैंने अभी बताया था, इसको याद में रखेंगे आप लोग। जो माइटोसिस है ना, इसमें 4 फेज बताए थे, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो इसी तरह से जो उसमें अरेंजमेंट होगी वही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें देखिए, पहला एनाफेज आ गया, गलत हो गया, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए, प्रोफेज। सबसे पहले प्रोफेज आएगा। इसमें टीलोफेज आ गया तो सबसे लास्ट में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मेटाफेज आ गया तो सेकंड नंबर वाला है। तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। और इसमें डी ऑप्शन जो है, तो पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, इसके बाद में एनाफेज और टीलोफेज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मियोसिस एंड माइटोसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस। माइटोसिस तथा मियोसिस विभाजन इस कारण भिन्न होते हैं क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉट सिमिलर टू पेरेंटल वंस। ये भी करेक्ट है, क्योंकि 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और चारों कैसे होंगे, पेरेंट से डिफरेंट। क्योंकि मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, नए नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, पुनर्योगज डेवलप होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है सही होगा। ऑप्शन सेकंड देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर आर एक्सचेंज पार्ट। हाँ, तो ये भी क्या बता रहा है, क्रॉसिंग ओवर को। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में थोड़े थोड़े पार्ट उनके एक्सचेंज हो जाते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, ब्लैक और ब्लू से जिस तरह से एक्सचेंज करते हैं। अगला ऑप्शन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स हाफ। तो हाफ भी हो जाते हैं इसमें, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो है रिडक्शनल डिवीजन है। कंप्लीट होने के बाद में कितने हो जाते हैं, 2n से n स्टेज आ जाती है। तो ऑल द एबव इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए, बहुत ही बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉलो द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी जो पेयरिंग होती है उसी फिनोमिना को बोलते हैं सिनेप्सिस। इन द स्टेज और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वही जो मैं अभी बता रहा था, टेक्स प्लेस इन और ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। वह कौन सी स्टेज है, अवस्था है, जिसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, या क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, या बोल सकते हो आप सिनेप्सिस होता है। तो सिनेप्सिस जो है ये जाइगोटीन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है, उतने से ही क्वेश्चन बार बार फॉर्म हो जा रहे हैं। ये जो जाइगोटीन है इसमें सिनेप्सिस हो रहा है, पेयरिंग क्रोमोसोम की, इसी में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 53। एट मेटाफेज, मेटाफेज की बात की जा रही। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो तर्क तंतुओं से, स्पिंडल फाइबर से किसके द्वारा चिपकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें देखिए, गौर करिए, ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, इसके ऊपर काइनेटोकोर लगे हैं। अगर बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन करना है तो इधर अच्छे से देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड है, आपस में जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। और इस सेंट्रोमियर में दोनों ओर क्या लगे होते हैं, काइनेटोकोर। क्या लगे होते हैं, काइनेटोकोर, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जब ये मेटाफेजिक प्लेट में, मेटाफेज की स्टेज में होते हैं तो इस तरह से तर्कोतंतु इससे जुड़ जाते हैं, दोनों ओर से तर्कोतंतु इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेटाफेज में तर्कोतंतु जो स्पिंडल फाइबर हैं किस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं। तो किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से।
ये है आपका सेंट्रोमियर, ये ब्लैक वाला सेंट्रोमियर, और ये क्या है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बोलो या काइनेटोचोर बोलो, जो आपको सही लगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। हाँ ये तो हो गया काइनेटोकोर, इसमें ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कैन बी स्टडी इन, किस में स्टडी किया जा सकता है माइटोसिस को? तो पहला है अनियन रूट टिप, फिर है गर्लिक रूट टिप, फिर उसके बाद में है टेंड्रिल टिप। अब देखो तीनों की टिप की बात की गई है, मतलब माइटोसिस को तीनों जगह देख सकते हो। अगर किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की गई होती तो वहाँ पे आपको मियोसिस और माइटोसिस दोनों मिलते, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें तीनों टिप बोला गया है, तो टिप पे क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। जो प्लांट्स की टिप होती है वो टिप क्या सबसे ज़्यादा उसमें मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ के लिए ही और रीअपेयरिंग के लिए ही कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। तो ये तीनों में पाया जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल मीन्स आपके मम्मी वाला और पैटर्नल मीन्स आपके पापा वाला। क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग म्यूसिस इज कॉल्ड, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि आपके मम्मी से आएगा क्रोमोसोम, एक पापा से आएगा, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, और उससे दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इससे क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, पुनर्योगज बनते हैं। कई बार इसमें चिल्ला के बोलते हैं, इसको रट लेना, पक्का है एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और जितना मैं करा रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो सेल डिवीज़न नहीं, इवन पूरे साइटोलॉजी से क्वेश्चन इससे बाहर एक भी नहीं जा सकता है, मेरी गारंटी है। अगर चला जाए तब बताना। क्वेश्चन नंबर 56। विच इज सिंथेसाइज्ड इन जीवन फेज। जीवन फेज में क्या बनता है, तो देखो इस तरह से देखिए, ये है आपका सेल साइकिल। इसमें इस तरह से 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये है यम, ये है जीवन, ये है यस, ये G2। तो जीवन में पूछा गया क्या बनेगा, और इसी तरह से साइड में G0 भी होता है, जो सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, एग्जिट कर जाती हैं सेल्स, वो G0 में होती हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर सकती हैं। संभावना होती है इनकी डिवाइड करने की, लेकिन लगभग 2-4% होती है। ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड भी कर सकती हैं। ये सारे पॉइंट इसके लिए याद रखना। और इसको एक रेस्टिंग क्या बोलते हैं, विश्राम अवस्था, रेस्टिंग स्टेज में भी बोला जा सकता है इसको। तो जीवन में क्या होगा, जीवन में वही होगा जो यस के लिए रिक्वायर होगा। आगे यस में क्या होता है, इसको बताए थे संश्लेषण फेज है। तो संश्लेषण और डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, अब इसमें देखो, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो जीवन में बनेगा, क्योंकि जीवन से जाएगी यस में। कोशिका चक्र ऐसे चलेगा ना, इस तरह से इधर को क्लॉकवाइज, तो जीवन से यस में जाएगी, मतलब जीवन में वही चीज़ बननी चाहिए जो यस के लिए आवश्यक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, एकदम करेक्ट आंसर। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज से ही क्या होता है, डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण, तो उसकी प्रतियां कौन बनाता है, एक प्रति से, एक डीएनए खंड से लाखों करोड़ों डीएनए कैसे बनते हैं, डीएनए पॉलीमरेज से। इसका नाम है पॉलीमरेज, मतलब पॉलीमराइजेशन कराता है, बहुगुणित करता है उसको, डीएनए को। अगला है हिस्टोन्स, फिर है न्यूक्लियोलर डीएनए, और है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये सब जो हैं ये G2 में बनते हैं, किसमें, G2 में। और इसमें जीवन में देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज बनेगा, क्यों, क्योंकि ये आगे यस फेज में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, इसीलिए जीवन में बनेगा। अगर बात की जाए यम फेज जो है, ये रियल माइटोटिक डिवीजन है। इसमें क्या होता है, रियल में डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का हेर फेर होता है, लेकिन ये सब मेंटेनेंस है। सेल को डिवाइड करने के लिए इसमें मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाउ मेनी meiotic divisions will be necessary to produce 200 pollen grains। 200 पोलन ग्रेन्स के लिए
कितने अर्धसूत्री विभाजन कराने पड़ेंगे। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक मियोसिस डिवीजन से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, 1 से 4। तो आपको 200 चाहिए, 200 परागकण मतलब 200 पोलन ग्रेन्स। तो अगर 50 बार कराओगे तो 50 चक्कू 100, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक सेल से कितने बनेंगे 4। तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 50 × 4 इज इक्वल टू 200 मिल जाएंगे आपको पोलन ग्रेन्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरह से आ सकता है, इसको आप लोग याद कर रखोगे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 58। प्रोफेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेज। जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको किस किस में डिवाइड किया गया, तो आपको पहले ही बताए थे, इधर देख लीजिए। जो प्रोफेज फर्स्ट था उसको किस में डिवाइड किया था, पहले लेप्टोप्टीन, फिर इसके बाद में जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ देखिए मिल जाए, पहले लेप्टोटीन सही है, फिर जाइगोटीन होना चाहिए, गलत हो गया, एलिमिनेट करते जाओ इसी तरह से। लेप्टोटीन फिर डिप्लोटीन आएगा, गलत, क्योंकि उसके बाद में आना चाहिए जाइगोटीन। अब इसमें देखिए लेप्टोटीन जाइगोटीन ठीक है, फिर डिप्लोटीन आया, गलत हो गया, क्योंकि क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए था पैकेटीन। और इस तरह से अगर डी वाला ऑप्शन देखा जाए तो अब तो पक्का है कि यही सही हो जाएगा, 3 गलत हैं। फिर भी देख लेते हैं, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है डाइकाइनेसिस में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, हिंदी में बोले तो काइजमेटा का उपांती भवन, ठीक है, या अंत बोल सकते हो, उसका अंत होता है काइजमेटा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल विच वन इज करेक्ट। कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रोवस्थाएं सही लिखी गई हैं। तो इसमें देखिए पहले जीवन फिर G2, गलत हो गया भाई, जीवन के बाद यस आना चाहिए, देखो ना। इसीलिए देखो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही पेज में मैंने जितना डाटा लिखवाया, अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो पक्का 100% इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो जीवन के बाद यस आ रहा है, यहाँ देखो गलत हो गया, जीवन के बाद G2 लिखा है, ये गलत हो गया ना। फिर है यस के बाद जीवन, अरे भाई यस के बाद G2 आ रहा है, क्लॉकवाइज चलोगे ना, उल्टा। इसीलिए मैंने तीर भी बनाया था, सारे पॉइंट नोट किया करो, ये तीर भी आवश्यक, वरना आप G2 से यस चले जाओगे ना। तो इसमें देखो यस के बाद जीवन आ रहा है, तो आप यस के बाद जीवन पे पर चले जाओगे, तो क्लॉकवाइज घूमता है चक्र। तो इस तरह से देखिए थर्ड वाले में क्या है, जीवन फिर यस फिर यम, G2 फिर यम। तो इसमें देखिए जीवन यस G2 यम, जीवन यस G2 यम, जीवन यस G2 यम, समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है, कौन सा, BW BSc वर्ल्ड अमर सिंह। इसको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए। आपको जितना भी मटेरियल है BSc से रिलेटेड, तीनों सब्जेक्ट का, BSc फर्स्ट ईयर में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर है। जब तक आपको अच्छे नंबर्स पास नहीं करवा देंगे तब तक तल्ला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।